नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि नेपाल में हुई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इसमें भारतीय नागरिकों समेत काल कवलियत हुए सभी लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। तो हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट भी किया। ये ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन ट्वीट में उन्होंने कहा कि परिजनों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। ये ट्वीट हम आपको सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा रहे हैं। विमान हादसे को लेकर, नेपाल में हुए विमान हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्य ने दुख जताया। ट्वीट के जरिए उन्होंने लिखा है कि मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। ये हम आपको ट्वीट भी सीएम योगी आदित्यनाथ का दिखा रहे हैं। नेपाल में हुई विमान दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इनमें भारतीय नागरिकों समेत काल कवलित हुए सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ये ट्वीट सीएम योगी का। उत्तर प्रदेश के काल कवलित हुए लोगों के पार्थिव शरीर को राज्य में लाने की तैयारी की जा रही है। तो क्षेत्रीय विधायक स्वामी उमवेश ने गांव सबदलपुर रेहरा का दौरा किया। सपा विधायक क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास कार्य कर रहे हैं और गांव में सड़क निर्माण का लोगों को भरोसा भी दिलवाया गया है। गांव के लोगों को आने जाने में भारी परेशानी होती है। चांदपुर विधानसभा के गांव सबदलपुर रेहरा का ये पूरा मामला है। तो लखनऊ में बंद घरों की रेकी कर चोरों की घटनाएं वाला एक गिरोह गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि सरगना ओम प्रकाश और पवन राजपूत सहित 6 लोग गिरफ्तार हुए। बता दें कि बदमाश ओम प्रकाश पर 27 मुकदमे और पवन पर 24 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने चोरी की नकदी, बाइक सहित जेवरात और अन्य सामान बरामद किया। ये गिरोह मजदूरी के नाम पर घरों की रेकी किया करता था। कुछ समय पहले स्टेट बैंक में भी चोरी का प्रयास किया गया था। गोमती नगर विस्तार पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। तो अमरोहा जनपद के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में साइबर सेल चरित्र प्रमाण पत्र और छोटी छोटी शिकायतों के प्रार्थना पत्र प्राप्त करने और उनके निस्तारण संबंधी कार्यवाही के लिए एक सिंगल विंडो रूम तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ मुरादाबाद रेंज के डीआईजी शलभ माथुर ने एसपी अमरोहा आदित्य के साथ फीता काटकर किया। ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर जिला पुलिस अमरोहा के द्वारा यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी पूरी टीम के द्वारा एक यहाँ पर आपने देखा होगा सिंगल विंडो एक रूम तैयार किया गया है। बेसिकली इसका उद्देश्य है कि जो हमारे यहाँ पर जो भी सुविधाएं दी जाती हैं नागरिकों को या उनके चरित्र सत्यापन है अथवा ट्रैफिक चालान के इश्यूज हैं और साथ ही साथ साइबर सेल की जितनी शिकायतें होती हैं इसको एक जगह पे किया गया है। 2011 में पुलिस चार्टर और सिटीजन चार्टर को लेके व्यवस्था आई गई थी कि किस तरीके से हमें अपने सिटीजन्स को, हमारे नागरिकों को जो सुविधाएं देनी है, जो उनके वेरिफिकेशन है उनको टाइम बाउंड में देना। ठीक है। तो कन्नौज में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हुआ। राज्य मंत्री असीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक ने फीता काटकर खेल
प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया है। सांसद ने फीता स्वर्गीय ओम प्रकाश पाठक की स्मृति के क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया है। स्टेट लेवल क्रिकेट प्रतियोगिता पहले चरण में शुरू हुई। इस टूर्नामेंट में 16 पुरुष और 6 महिला टीमें शामिल है। मंत्री और सांसद ने बैट बॉल से खेल प्रतिस्पर्धा में जौहर दिखाया। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि इस टूर्नामेंट से प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। टूर्नामेंट में सांसद ने कमेंट्री कर खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा चाहा है कि देश में खेलों को विस्तार के लिए प्रतिभाओं को उनको अवसर मिले, इसको लेकर प्रतियोगिताएं होनी ही चाहिए। तो इसको लेकर उन्होंने सभी सांसदों से आग्रह भी किया है कि सारे सांसद अपनी इस प्रतियोगिता को अपने अपने क्षेत्र में कराएं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने भी लगातार प्रयास किया, चूंकि मेरे पिताजी जाने के बाद में और चूंकि वो भी अपने समय पर खिलाड़ी रहे थे, और तो उस नाते हम लोगों ने सोचा कि इसको क्रिकेट यहाँ के ऊपर अगर एक प्रतियोगिता राज्य स्तर की कराई जाती है। इसका उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे पूरे उत्तर प्रदेश के अच्छा खेल का मंच पाएं, और उसके लिए क्रिकेट की प्रतियोगिता शुरू हुई है कन्नौज में आज। इसमें 16 टीमें लड़कों की हैं और 6 टीमें लड़कियों की हैं, और अगले 2 सप्ताह तक इसका आयोजन किया जाएगा। हमारे अति लोकप्रिय सांसद श्री सुब्रत पाठक जी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। तो मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और उनके साथ आए कई विभागों के अधिकारियों ने आगामी G20 सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट के तहत स्मारक स्मृति के अधीन कार्यों का निरीक्षण किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल गोमती नगर और मानेवर काशीराम जी के स्मारक स्थल जेल रोड पार्क का निरीक्षण किया गया। मंडलायुक्त ने कार्यदायी संस्था निर्माण निगम की ओर से ये स्मारक स्थल में कराए जाने वाले कार्यों के संबंध में निर्देश भी दिए हैं। स्ट्रक्चर के कराए जाने वाले कार्य को 15 मार्च तक पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आगामी महीने में होने वाले इन्वेस्टर समिट G20 सम्मेलन में शहर के आने वाले अति विशिष्ट अतिथियों के स्मारकों और पार्कों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ उनके स्वागत के लिए समस्त कार्मिकों को पूर्ण तरीके से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षण के समय आयुक्त के साथ साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी, लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन गंगवार, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के महाप्रबंधक योगेश पवार, उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के अपर परियोजना प्रबंधक संजय सिंह के अतिरिक्त स्मारक स्मृति समिति संबंधित अधिकारीगण भी मौजूद रहे। तो खबर राजधानी लखनऊ से, जहां हनीमैन चैरिटेबल ट्रस्ट पिछले कई वर्षों से मरीजों की सेवा में तत्पर है। मरीजों को होम्योपैथ के जरिए निःशुल्क इलाज के लिए हर रविवार को कैंपवेल रोड पर स्थित क्लिनिक से निःशुल्क दवाएं वितरित की जाती है। मरीजों की जांच भी इस दौरान निःशुल्क होती है। बता दें कि जहां रविवार को आयोजित कैंप में दवा वितरित करने के लिए अवध क्षेत्र के उपाध्यक्ष राहुल राज रस्तोगी बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर A.K. त्रिपाठी के क्लिनिक पर पहुंचे। यहां मरीजों को निःशुल्क दवाएं बांटी गई। इस अवसर पर डॉक्टर A.K. त्रिपाठी ने कहा कि वर्ष 2013 से लगातार वो निःशुल्क दवा का वितरण कर रहे हैं। यहाँ पे जो है राहुल राज रस्तोगी जी उपाध्यक्ष भाजपा जी के आए थे, और यहाँ पे इस कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें कैंप में जो है उन्होंने उद्घाटन इसका किया और दवाओं का वितरण जो है राहुल राज रस्तोगी जी के द्वारा किया गया। मैं ये कार्य जो है 2013 से कर रहा हूँ,
और प्रत्येक रविवार को 3 दिन की दवा बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है और ये सबको जो है 2013 से निरंतर 10 सालों से लोगों को उपलब्ध है और आगे भी ईश्वर चाहेगा, बाबा हेनीमैन चाहेंगे तो लोगों को उपलब्ध। तो गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ब्रह्म मुहूर्त में आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। सीएम योगी के खिचड़ी चढ़ाने के बाद दूर दराज से लाखों की तादाद में मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने बाबा को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाई है। इस दौरान सीएम ने सभी प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं और बधाई दी। सीएम ने कहा कि मकर संक्रांति का पर्व जगत पिता सूर्य के प्रति आस्था का महापर्व है। शिव अवतारी बाबा गुरु गोरखनाथ सभी का कल्याण करे और हम सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। उन्होंने कहा कि वैसे तो कल से ही श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ा रहे हैं, लेकिन आज लाखों की संख्या में लोग बाबा में को अपनी आस्था की खिचड़ी चढ़ाएंगे। साथ ही आज से 1 महीने तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले की भी शुरुआत हो चुकी है। तो इस बीच कन्नौज से एक बड़ी खबर, गौशाला में भूख और ठंड से 7 गौवंश की मौत। बड़ी जानकारी, मरते गौवंश का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाकियूज सावित्री गुट ने लगाया गंभीर आरोप, प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां तालग्राम ब्लॉक के जयरामपुर गौशाला का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से बड़ी खबर, गौशाला में भूख और ठंड की वजह से 7 गौवंश की मौत हो गई। मरते गौवंश का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस दौरान कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। आपको बता दें कि गौवंश की मौत का जो कारण है वह भूख और बढ़ती ठंड बताया जा रहा है, यानी कि लापरवाही की वजह से 7 गौवंश अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रशासन पर हालांकि गंभीर आरोप भी लगाया गया है। ये पूरा मामला कन्नौज से, गौशाला में भूख और ठंड की वजह से 7 गौवंश की मौत हो गई है। भाकियू सावित्री गुट ने प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाया। हम आपको ये गौशाला की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 7 गौवंश की मौत हुई है और मौत का जो कारण है वह भूख और ठंड बताई जा रही है। गौशाला का मामला इतना गंभीर है कि गायें भूख से तड़प तड़प के जान निकल रही है। ना तो वहां कोई सर्दी की व्यवस्था है, ना उनको कोई झूल है और नहीं तो कोई लकड़ी वगैरह की अलाव वगैरह है, कोई व्यवस्था कुछ है ही नहीं वहां पे। 3 दिन तक चारा नहीं मिलता, 5 दिन चारा नहीं मिलता। जब चारा नहीं मिलता, खाली वहां पे बन रहा है गोबर गड्ढे बनने से, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो इस बीच कन्नौज से एक और बड़ी खबर, श्रद्धालुओं से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। बड़ी जानकारी, हादसे में करीब 25 यात्री घायल हुए हैं। फिरोजाबाद के मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे सभी श्रद्धालु। बस में सवार थी 50 से ज्यादा सवारियां। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। छिपरामऊ कोतवाली के निगम मंजी के पास ये हादसा हुआ। ये दर्दनाक हादसा, आपको बता दें कि दर्शन कर लौट रहे बेकाबू बस पलट गई और इसमें 25 श्रद्धालु घायल हुए हैं। ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कुल 25 श्रद्धालु जिन्हें काफी चोटें आई हैं और ये भी खबर सामने आ रही है कि इस बस में 50 यात्री तकरीबन सवार थे। हम आपको ये घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेकाबू होकर बस पलट गई। ये तस्वीरें हादसे की आपकी टीवी स्क्रीन पर। हादसा कितना भयानक था, ये बस की हालत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। 25 श्रद्धालु इसमें घायल हुए हैं। कुल 50 श्रद्धालु इसके अंदर थे, कुल 50 सवारियां थी कुल मिलाकर, जिसमें से 25 घायल हुए हैं। हम जकैया। कितने बस में कितने लोग सवार थे? कम से कम होते, मैं ड्राइवर खुद तक हमने 45 जी। तो क्या हुआ और कहाँ पर ये हुआ? अब ऐसा साफ चीजें हैं तो नमस्ते इंडिया। कहाँ पर? नमस्ते इंडिया। बस से गए थे। बस से कितनी सवारी थी लगभग? वही 44 तो सवारी थी
और 5-6 स्टाफ के आदमी थे। अच्छा अच्छा, तो ये कहाँ पर हादसा हुआ है? ये लगभग छोड़ामो के आसपास में आए। अच्छा निगम मंडी अच्छा, कितने लोग घायल हुए होंगे? लगभग 20 आदमी मानो, 20-22 आदमी। अच्छा। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, एक्सप्रेस प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देश में विशाल एक्सप्रेस वे नेटवर्क वाला राज्य, 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पर्यटन में असीम अवसरों वाले सबसे बड़े बाजार। उत्तर प्रदेश में 10 से 12 फरवरी को आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में आपका स्वागत है। आइए TTT यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म में अपार संभावनाओं वाले नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। कृषि और बागवानी, सगंध पुष्प उत्पादन, जड़ी बूटियों को प्रोत्साहन, जैविक क्लस्टर और आउटलेट की स्थापना। पीएम सम्मान निधि से किसानों का समृद्ध हो रहा जीवन। प्रदेश में जैविक खेती की व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने के साथ साथ जड़ी बूटी और सुगंधित पौध आदि के क्षेत्र में अपार संभावनाओं के द्वार खोल रही सरकार। प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग का ज्यादा से ज्यादा मुनाफा राज्य के किसानों को मिले, इसके लिए स्टेट मिलेट मिशन संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड के काश्तकार पहाड़ में प्रचलित परंपरागत खेती में आधुनिक तकनीकी ज्ञान को शामिल कर भूमि की उत्पादकता के साथ फसलों का उत्पादन बढ़ा रहे हैं। काश्तकारों की मदद कर किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया जा रहा है। इस बार के कृषि बजट में कृषि को हाईटेक बनाने के साथ साथ प्राकृतिक कृषि पर भी अभूतपूर्व रूप से फोकस किया गया है। आत्मनिर्भर प्राकृतिक किसान योजना में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 5 करोड़ रुपए से प्राकृतिक कृषि नमामि गंगा कॉरिडोर को शुरू किया जा रहा है और प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में से 2.17 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को जैविक कृषि के तहत विकसित किया गया है। प्रदेश के किसान भाइयों को समृद्ध बनाने के लिए धामी सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारानी खेती को नई ऊंचाई देने के लिए उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को मंजूरी मिली, तो वहीं फार्म मशीनरी बैंक में कृषि उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसान भाइयों को 3 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दे रही है सरकार। एरोमा वैलियों के साथ साथ जैविक चाय बागान भी विकसित किए जा रहे हैं। पहाड़ के उत्पादों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिलाने के लिए भी राज्य सरकार बढ़ा रही है कदम। समृद्ध हो किसान, खुशहाल हो प्रदेश, धामी सरकार का यही है मूल उद्देश्य। मेरे जैसा कोई दूसरा जिसकी हर बात में भूल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। देखें कौन नया खिलाड़ी आया, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होनी चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। शेरकोट में 6 महीने पहले हुए 3 मजारों में तोड़फोड़ और मजार में रखा सामान जलाने के मामले में जेल में बंद 2 भाइयों में से एक भाई की मेरठ अस्पताल में उपचार के दौरान मौत होने की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना शेरकोट इलाके का है, जहां पर 24 जुलाई को 3 मजारों में तोड़फोड़ सहित वहां रखे सामान में आग लगा दी गई थी, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। घटना के दौरान ग्राम घोसियावाला के ग्रामीणों ने मजार में तोड़फोड़ कर रहे एक युवक मोहल्ला का स्थान निवासी कमाल को पकड़कर पुलिस को सौंप भी दिया था, जबकि दूसरा आरोपी उसका भाई आदिल बाइक से फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया था। तो इस बीच राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर। राजधानी लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने किया बड़ा खुलासा। नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाले पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। 3 तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्त में आया यासीन जमील खान खुद को पत्रकार बता रहा है। एसटीएफ ने फैजी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई और अब फिलहाल एसटीएफ मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, 3 नशीली दवाइयों के तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि एक आरोपी खुद को पत्रकार भी बता रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ ने फैजी को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया और एक आरोपी खुद को उसमें पत्रकार बता रहा है। नशीली दवाओं की सप्लाई करने वालों पर यह बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। ये आपके टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भारी मात्रा में, हालांकि जो खबरें सामने आ रही हैं, इनके पास भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की गई हैं। हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राजधानी लखनऊ से 3 तस्कर पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और इसमें से एक तस्कर खुद को पत्रकार बताता हुआ नजर आया है। तो खबर कन्नौज से, जहां निजी अस्पताल की लापरवाही का मामला सामने आया। छेडू पूर्वा गांव में एक ग्रामीण ने 3 दिन पहले अपनी पत्नी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां आज पत्नी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ग्रामीण ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 3 दिन तक इलाज के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही की गई। हालत बिगड़ने पर कई बार डॉक्टर से पत्नी को रेफर करने के लिए कहा गया, लेकिन डॉक्टर ने रेफर नहीं किया। मौत से आक्रोशित भीड़ ने शव को रखकर जाम भी लगाया। हंगामा देख अस्पताल में मौजूद स्टाफ फरार हो गया। जब भीड़ उग्र होने लगी तो तीनों थानों की फोर्स मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। मामला कुछ नहीं है, सिर्फ सांस की प्रॉब्लम थी इनको और मेरे को एडमिट किया कि मैंने 11 तारीख को यहाँ पे जो बोले कि मैं इनको सही कर दूंगा, सिर्फ सांस की प्रॉब्लम है, नॉर्मल है, ये सही कर दूंगा। डॉक्टर साहब यहाँ थे नहीं, जगह तो बाहर कहीं। बाहर आने के बाद फोन करते हैं हम लोग, डॉक्टर साहब मेरा मरीज देख लो आके, या तो कंप्यूटर से बोलो कि कुछ ट्रीटमेंट करें। इन्होंने ट्रीटमेंट नहीं किया, कुछ भी दर्द हुआ जैसा इंजेक्शन दे दिया, थोड़ा आराम मिला, फिर दे दिया इंजेक्शन, फिर आराम मिला। रात में जब बोले कि मैं 2 बजे आऊँगा, 3 बजे आऊँगा, 12 बजे आऊँगा, जे आते आते अब 24 घंटे बाद यहाँ पे आए हैं, मतलब 36 घंटे हो गए हम समय यहाँ मुझे। इसके बाद मैं रात में जो आया देखा भी नहीं मेरा मरीज कौन सीरियस कैसा है। अभी आए, मैंने जस्टिस बोला सर देख लो के अंदर के मेरा मरीज कुछ सांस में प्रॉब्लम आ रही है। जे आए ने बोला कि ऑक्सीजन लगाने देते नहीं, ऑक्सीजन लगाओ, हमें ट्रीटमेंट कर दो भाई, जो करना है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे जैसा कोई